जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों, मेरा नाम है सोहन और मैं आपका अपने स्टडी चैनल क्लासिकल मैथमेटिक्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1C। लेकिन यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन से संबंध सम्मित हैं। तो ये जो प्रश्नावली 1C है इसमें स्पेशली सिर्फ एक रिलेशन की बात की गई है, वो है सम्मित। यानी हमें ये बताना है कि जो संबंध दिया हुआ है वो सम्मित है या नहीं है। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है, परिवार के सदस्यों का समुच्चय संबंध ऐसा है कि बहिन है। कि बहिन है, इसका अर्थ आप लोगों को समझना होगा पहले, ठीक है। लेकिन उसके पहले हम सम्मित संबंध के बारे में कुछ आपको बता दें। सम्मित संबंध जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। यदि आप सम्मित संबंध नहीं समझे हैं तो आज यहाँ पर मैं बता देता हूँ। लेकिन फिर भी यदि आप सम्मित संबंध, संक्रमक संबंध, स्वतुल्य संबंध समझना चाहते हैं तो आप मेरे जो वीडियो हैं उन सारी वीडियो को देखें, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं सम्मित संबंध होता क्या है। सम्मित संबंध प्रॉपर्ली ये है कि यदि A और B है, यानी यदि A B से रिलेटेड है तो B जो है A से भी उसी प्रकार रिलेटेड होना चाहिए। सिंपल कुछ नहीं करना, बस B को A की जगह रख देना है और A को B की जगह रख देना है और उनका स्थान चेंज करने पर, यानी उनको इधर उधर करने पर, यानी पहले का स्थान दूसरे की जगह करने पर और दूसरे का स्थान पहले की जगह करने पर उसके मान पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो ऐसे संबंध को हम क्या कहते हैं? सम्मित संबंध कहते हैं। आइए देखते हैं, जैसा कि दिया है पहला क्वेश्चन, परिवार के सदस्यों का समुच्चय संबंध की बहिन है। तो संबंध की बहिन है, इसका मतलब ये है मान लीजिए x और y, यानी x y से कुछ इस प्रकार संबंधित है कि x y की बहन है, ठीक है। जैसा कि क्वेश्चन दिया हुआ था, परिवार के सदस्यों का समुच्चय संबंध की बहन है, तो इसका मतलब ये है x y की बहन है। तो आप एक बात ऐसे समझिए कि यदि x y की बहन है, ठीक है, तो क्या ये जरूरी है कि y x की भी बहन हो? बात को ध्यान से समझिएगा। x y की बहन है, ठीक है, x y की क्या है? बहन है। तो क्या ये जरूरी है कि y x की भी बहन हो? y भाई तो हो सकता है, इसलिए यह एक सम्मित संबंध नहीं है। यानी हम कह सकते हैं y x का भाई भी हो सकता है, अतः यह सम्मित संबंध नहीं है। तो यह रहा पहला क्वेश्चन और उसका आंसर, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है, समतल में स्थित सरल रेखाओं में समांतर संबंध। यानी जो समांतर होता है, जो हम लोग सब यूज करते हैं, वो कह रहा है ये जो वर्ड यूज किया जाएगा क्या ये सम्मित संबंध है? तो हम मान लीजिए L1 और L2 दो रेखाएं हैं, L1
L1 और L2 क्या है, दो रेखाएं हैं। तो यदि L1 पैरेलल टू L2, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि L2 पैरेलल टू L1? बात समझ में आई? L1 L2 के समानांतर है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि L2 भी L1 के पैरेलल होगा? जी हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, तो हम ये कहेंगे अतः यह एक सममित संबंध है। ठीक है, तो L1 और L2 कोई दो रेखाएं थी। ठीक है, जहां हमने ये माना कि L1 यदि L2 के पैरेलल है, तो हम ये देख सकते हैं ये L2 भी L1 के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यदि ये L1 रेखा है और ये L2 रेखा है, यदि L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी L1 के पैरेलल होगी। यानी इस तथ्य से ये सिद्ध होता है कि जो समांतर संबंध है वह क्या है, एक सममित संबंध है। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, समतल में स्थित त्रिभुजों में सर्वांगसम संबंध। ये जो सर्वांगसम है, क्या वो एक सममित संबंध है? तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए कोई ट्रायंगल T1 है, कोई ट्रायंगल T1 है जो ट्रायंगल T2 के क्या है, सर्वांगसम है। तो हम ये कह सकते हैं कि T2 भी T1 के सर्वांगसम होगा। आप अगर ऐसे नहीं समझ रहे हैं तो आप ऐसे देखिए, कोई ट्रायंगल ABC है, ABC, ठीक है, और कोई ट्रायंगल PQR है, PQR। एक बात बताइए, यदि ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर और ये जो भुजा है इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं दोनों त्रिभुज क्या हैं, सर्वांगसम है। यदि ये चीज़ इसके सर्वांगसम है तो ये भी इसके सर्वांगसम होगी। इस प्रकार हमें कह सकते हैं कि जो सर्वांगसम संबंध होता है वह एक सममित संबंध है। अतः यह एक सममित संबंध है। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है समतल में स्थित त्रिभुजों में समरूप संबंध। कौन सा संबंध? समरूप संबंध। बिल्कुल इसी की भांति जैसे इसमें हमने सर्वांगसम सिद्ध किया, वैसे हमें ये सिद्ध करना है कि यदि कोई ट्रायंगल T1 है और वो T2 के समरूप है, यदि कोई ट्रायंगल T1 है और वो T2 के समरूप है, तो हम ये कह सकते हैं कि T2 भी T1 के समरूप होगा। तो इस प्रकार हमें कहेंगे अतः यह एक सममित संबंध है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का रहा सॉल्यूशन। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, पूर्णांकों के लिए संबंध का वर्ग है। संबंध क्या है? का वर्ग है। यानी यदि x r y है, यानी x y से कुछ इस प्रकार संबंधित है कि x y का क्या है, वर्ग है। ठीक है, अर्थात x इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर होना चाहिए।
y इक्वल टू एक्स स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो माना x इक्वल टू 4 तथा y इक्वल टू 2, ठीक है। अब हम मान लीजिए दिया है x बराबर वाई स्क्वायर, तो यहाँ रखेंगे 4 और यहाँ रखेंगे 2, तो यहाँ पर हमने देखा 4 बराबर 4, ठीक है। इसी प्रकार हम ये देखेंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या y एक्स स्क्वायर के बराबर आता है, तो हम ये देखेंगे 2 इक्वल टू 4 स्क्वायर इसके बराबर नहीं है, ठीक है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं अतः यह एक सममित संबंध नहीं है, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है इज लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के लिए, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के लिए। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। मान लीजिए a और b कुछ इस प्रकार संबंधित हैं, ठीक है। a और b कुछ इस प्रकार संबंधित हैं कि b r से a रिलेटेड होना चाहिए, b a से उसी प्रकार रिलेटेड होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखते हैं, मान लीजिए a बराबर क्या हो, 2 हो, ठीक है, और b बराबर क्या हो, 3 है। तो हम ये कह सकते हैं 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू 3। इसमें हम ये कह सकते हैं कि 2 3 से क्या है, छोटा है। अगर यहाँ पर 2 चीज़ें दी हुई हैं, या तो छोटा होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए, तो एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है कि 2 क्या है, 3 से छोटा है। अब हमें ये बताना है कि क्या 3 जो है या तो 2 के बराबर होना चाहिए या तो 2 से छोटा होना चाहिए। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं 3 ना तो 2 के बराबर है ना तो 3 से छोटा है, अतः यह एक सममित संबंध नहीं है। तो यह भी एक सममित संबंध नहीं है। हमने देखा यदि a b से रिलेटेड है तो हमें ये सिद्ध करना रहता है कि b भी a से उसी प्रकार रिलेटेड होना चाहिए। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया तो वैसे हमें पता चला कि 2 3 से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार 3 2 से संबंधित नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि यह एक सममित संबंध नहीं है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। दिया है a प्लस बी इक्वल टू 25, यानी a प्लस बी का योग कितना है, 25 है। तो चलिए देखते हैं यह सममित है कि नहीं। अब यदि ये कह रहा है a आर बी कुछ इस प्रकार है तो b आर ए होना चाहिए। सममित के लिए यही तो हमारा नियम होता है। यदि a b से कुछ इस प्रकार संबंधित है तो b भी a से हमें उसी तरह से संबंधित मिलना चाहिए। लेकिन आइए देखते हैं, मान लीजिए a 12 है और b क्या है, 13 है। तो हम जैसे यहाँ पर रखेंगे 12 प्लस 13 तो तुरंत इसका आंसर क्या आएगा, 25, ठीक है। और यदि मान लीजिए यहाँ a प्लस बी इक्वल टू 25 था, ठीक है, और जैसे ही हम a को b की जगह और b को a की जगह रखेंगे तो इनकी जगह क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब हमें b का मान यहाँ 13 और a का मान 12 रखने पर जो मान प्राप्त होगा वो भी क्या प्राप्त होगा, सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने देखा
कि 25 ही प्राप्त हो रहा है, और यहाँ पर भी हमने देखा दोनों पक्ष क्या हो रहे हैं, बराबर। अतः हम एक कह सकते हैं यह एक सममित संबंध है। अतः यह एक सममित संबंध है। ओके स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन 8 है। तो ये कहा है 4a + b = 25। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? हम सभी लोग जानते हैं कि सममित होने के लिए यदि a b से जिस प्रकार जुड़ा है उसी तरह b भी a से जुड़ा होना चाहिए। सिर्फ हमें इनकी जगह को क्या कर देना रहता है, चेंज कर देना रहता है। ठीक है, तो यदि a का मान हम कितना रख लें, बस a का मान हमें ऐसा लेना है कि 4 से 4 क्या हो जाए, कट जाए। a का मान लीजिए हमने ले लिया 12/4, 13/4 ले लें, 13/4, और b का मान हमने ले लिया कितना, 12। ठीक है, हमें कोई ऐसी वैल्यू लेनी है जिससे यहाँ पर पहले कितना आ जाए, 25 आ जाए। तो यहाँ पर जैसे ही हम रखेंगे a और b का मान, तो हमें ये पता चलेगा कि दोनों पक्ष क्या आ रहे हैं, बराबर, यानी 13 + 12 यानी क्या आ गया, 25। यदि 25 आ गया तो ये ऐसा भी होना चाहिए कि 4b + a = 25 आना चाहिए। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर जैसे ही b का मान हमने रखा 12 और a का मान हमने क्या रखा, 13/4, तो हमें पता चला कि यह किसके बराबर नहीं है, 25 के बराबर नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि यह एक सममित संबंध नहीं है। अतः यह एक सममित संबंध नहीं है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और साथ ही साथ मुझे कमेंट में बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी।